वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और विशेष रूप से कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। और विशेषकर ऐसे जो अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट या सेट जो सीईटी है क्लियर कर लिया है, उनके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 20/6/2023 यानी आज ही अभी कुछ समय पहले ही विज्ञापन जारी किया गया और विज्ञापन संख्या 02/2023 और विज्ञापन है कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा। और इसके लिए क्या क्या योग्यता होगी, कौन कौन पात्र होंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कनिष्ठ लेखाकार के जो 4,911 गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी और 279 यानी 279 अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी, कुल मिलाकर के 5,190 पद है कनिष्ठ लेखाकार के। इसी तरह से तहसील राजस्व लेखाकार के 170+28 यानी 198 198 पद है। तो कनिष्ठ लेखाकार के बम्पर पद है, भर्ती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन आवेदन कर सकता है, तो राज्य सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक जयपुर जैसे 23/5/2022 की पालना में समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर यानी जो भी अभ्यर्थी या जो भी युवा साथी समान पात्रता परीक्षा स्नातक लेवल की उत्तीर्ण कर चुके हैं, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अर्जित कर चुके हैं, वो ही इसके लिए अप्लाई होंगे। और इसका लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड दिनांक 28/4/2023 को जारी किए गए हैं। यानी जो भी समान पात्रता परीक्षा हुई थी उसका स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। अब उस परीक्षा में पात्रता में सम्मिलित वे अभ्यर्थी जो कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समान पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी जरूरी है। इसके अलावा इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित जो पदों हैं उनमें उनके 15 गुना संबंधित वर्गवार न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी है वो कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। यानी स्कोर कार्ड में आपका कितना मार्क्स आए हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसी के अनुसार कैटेगरी वाइज 15 गुना कैंडिडेट है वो इस फॉर्म भरने के पात्र होंगे। और अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की पदों की प्राथमिकता प्रायोरिटी देनी अनिवार्य है कि आप प्रायोरिटी किस पद को देते हैं। और बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को पद का आवंटन श्रेणीवार मेरिट और अभ्यर्थियों द्वारा भरेगी प्राथमिकता क्रम यानी मेरिट कम प्रायोरिटी, मेरिट भी होगी और आपकी प्रायोरिटी के आगे इसके आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक पदों की प्राथमिकता क्रम भरें, यानी जो भी आप प्रायोरिटी भरें वो बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि प्रायोरिटी जो भी प्राथमिकता क्रम है उसमें संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए जो प्रक्रिया क्या होगी, तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है कि ऑनलाइन आवेदन है वो आप राज्य के ई मित्र से, जन सुविधा केंद्र से या आप खुद भी अपने पास में अगर आपके पास में लैपटॉप वगैरह है तो आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन एक बार जरूर कर लें और उसके बाद ही आवेदन करें। ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहेगा, तो आपको जो RSMSSB.Rajasthan.gov यानी जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड की जो साइट है इस पर जाना है और उसके ऊपर है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पे अप्लाई ऑनलाइन जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, या आप सीधे एसओसो में जाकर के भी लॉगिन कर सकते हैं। और एसओसो में अगर जाएंगे तो वहाँ सिटीजन ऐप्स है, गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी G2C जो ऐप्स है उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल है, वहाँ आपको चयन करना है और वहाँ अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो अब राजस्थान की हर परीक्षा में चाहे RPSC हो या RSMSSB की तरफ से हो OTR करना जरूरी है। अगर आपने पहले OTR किया हुआ तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके करवाना है। और एक बार परीक्षा शुल्क जमा नहीं कराया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें अपनी कैटेगरी, दिव्यांगता की स्थिति, गृह राज्य वगैरह दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय जो भरी गई कैटेगरी है, दिव्यांगता है या गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शंस बनने तो मिलेंगे। अतः OTR है वो आप प्रक्रिया ध्यान से भरें, क्योंकि OTR में करेक्शन का मामला काफ़ी टेढ़ा हो जाता है और कई लोगों ने गलती की है। अब OTR में मैं आपको जो पिछले अनुभव है, कई जो भी युवा साथियों ने गलती की थी उसके आधार पर बता दूं कि जब भी आप
OTR करें उसमें पहले आप देख लें कि आप जनाधार से कर रहे हैं, आधार से कर रहे हैं या अपने 10th के रिकॉर्ड से कर रहे हैं, क्योंकि कई बार अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं। तो कोशिश ये करें कि आपके जनाधार में, आधार में और आपके स्कूल रिकॉर्ड में 10वीं 12वीं में जो भी नाम की स्पेलिंग वगैरह है वो सही हो, और नहीं है तो आप जो भी 10वीं 12वीं के रिकॉर्ड है उसके अनुसार आधार में या जनाधार में आप पहले अपडेट करवा लें, उसके बाद ही अप्लाई करें, नहीं तो फिर समस्या होती है। और पिछले कई RPSC के एग्जाम्स वगैरह में कई अभ्यर्थियों को ये परेशानी हुई थी, तो वो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और उसके बाद में जैसे CET ग्रेजुएट का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक है, एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा, और उसके बाद में SSO ID से वेरीफाई होने के बाद में आपका आवेदन खुलेगा, और जिसमें जो भी आपने सेट दी थी ग्रेजुएशन उसमें दर्ज की गई सूचना प्रदर्शित होगी। और अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता का नाम, श्रेणी, दिव्यांगता श्रेणी, लिंग, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। इसलिए मैंने बार बार आपको कहा कि OTR आप ध्यान से भरें, और आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही जो अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन है क्रमांक जनरेट हो जाएगा, और अभ्यर्थी इस ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें, उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी भी रख लें। और एक बार पंजीकरण शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करें। आपको जो SSO से या RSMB की साइट से भी आपको SSO पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ के रिक्रूटमेंट पोर्टल पे ही आपको सारा काम करना है। और एक बार पंजीयन शुल्क भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी जो ट्रांजैक्शन लंबित होने या सत्यापन होने में आपके कोई डिले हो तो वो नहीं हो। कोशिश करें कि अंतिम तिथि से पहले ही आप अपना आवेदन है वो सबमिट कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप कोई आवेदन करें या OTR करें, उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल ID जरूर दर्ज करें, और अपनी ही दर्ज करें, और वही मोबाइल ID और ईमेल ID या मोबाइल नंबर दर्ज करें जो चालू हालत में हो, वर्किंग कंडीशन में हो, ताकि जो भी मैसेज वगैरह है वो सारे सूचनाएं हैं वो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पे आएगी, तो वो आप ध्यान से भरें, अपनी ही भरें, ई-मित्र वाले की ईमेल ID वगैरह नहीं भरें। और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ऑनलाइन आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और एप्लीकेशन ID अगर प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका आवेदन है वो फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, स्वीकार नहीं हुआ है, तो प्रीव्यू के आवेदन को सबमिट नहीं माना जाएगा। प्रीव्यू के बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है, और उसके बाद में जो भी आपका जो पेमेंट वगैरह है वो होगा, तब आपके जो एप्लीकेशन ID आ जाएगी, तभी आप उसको फाइनल समझें। और अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप जो भी नंबर दिए हुए हैं हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना या तथ्य छुपाने पर आपको बोर्ड के अनुसार, नियमानुसार जो भी है कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov या जो भी वेबसाइट इसके माध्यम से आपको उपलब्ध रहेगी, और आप साइट पर देख सकते हैं। पंजीयन शुल्क क्या रहेगा, तो आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो अभ्यर्थी को 19/4 के द्वारा जो भी परिपत्र जारी किया गया था कार्मिक विभाग का, SSO ID से लॉगिन करने के बाद में एक बार पंजीयन प्रणाली यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर आपको एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, और जिसके लिए जो भी शुल्क है वो आपको देना पड़ेगा। सामान्य या क्रीमी लेयर के जो OBC के कैंडिडेट है, या तो सामान्य श्रेणी या OBC के क्रीमी लेयर के कैंडिडेट और या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है, उनके लिए 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या EWS आर्थिक रूप से कमजोर और अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी आवेदक है उनको 400 रुपये। समस्त दिव्यांग जो आवेदक है उनको भी 400 रुपये। इसके अलावा कार्मिक विभाग के प्रपत्र के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से कम है के लिए, यानी कोई भी किसी भी कैटेगरी का अगर है और उसके पास में परिवार की आय का सर्टिफिकेट है, ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय भी समस्या आती है। तो ये प्रमाण पत्र जिस तारीख को फॉर्म भरें, आपके पास में आय का प्रमाण पत्र 2,50,000 तक या उससे कम का होना चाहिए। और इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही उनका पंजीयन शुल्क 400 रुपये है, तो ये विशेष ध्यान रखें। और जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको आवेदन शुल्क जमा कराना है और फीस लौटाई नहीं जाएगी। और इसमें एक विशेष दिया होगा कि सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया कि जिनकी आय 2,50,000 से कम है और वे पंजीयन शुल्क 400 रुपये ही जमा कराते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जाए आय प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के बाद होने वाले पात्रता परीक्षा जांच और दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप फॉर्म भरें उस तारीख को आपके पास में सक्षम अधिकारी द्वारा जो आय प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है, और वो भी 2,50,000 से कम का आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ये विशेष रूप से ध्यान दें, नहीं तो फिर आपके फीस संबंधी समस्या आती है। तो अगर प्रमाण पत्र है तो आप 400 भरें, अन्यथा जो भी आपके 600 रुपये या जो भी आपके लागू होता है वो भरें, ताकि बाद में कोई समस्या नहीं हो। जो पदों का विवरण है
ये आरक्षण है वो किस प्रकार से रहेगा। तो कुल जो पद है कनिष्ठ लेखाकार के नॉन टीएसपी के 4911 है, उनमें से सामान्य के जो 1242 है, सामान्य महिला के 355, विधवा के 141, परित्यक्ता के 35, इस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के और शहरी या जनजाति के जो भी पद है ये सारे दिए हुए हैं। इसके अलावा जो भी ओरिजिनल रिजर्वेशन होगा वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए, मंत्रालय कर्मचारियों के लिए 12.5% है। इसके अलावा दिव्यांगजन के लिए, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 98 पोस्ट है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के जो भी सीटें हैं वो 279 यानी 279 है, जिसमें सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति की जो भी सीटें हैं उसमें भी आरक्षण नियमानुसार है। इसके अलावा तहसील राजस्व लेखाकार के जो भी है नॉन टीएसपी के वो 170 पद है, जो भी कैटेगरी वाइज है। ये पूरी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूँ, वहाँ से आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात जो विशेष आपके लिए काम की है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो जैसे राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र और उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। इसके अलावा महिलाओं का जो आरक्षण है वो 36 कैटेगरी यानी ओरिजेंटल है वो 30% रहेगा और वैसे भी सीटें इसमें दी हुई है। इसके अलावा जो भी अगर कोई महिला जिसकी विधवा कैटेगरी में आवेदन कर रही है या परित्यक्ता विवाह विच्छिन्न महिला के रूप में आवेदन कर रही है तो जिस तारीख को फॉर्म भरे उस तारीख का अगर मान लो विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, या अगर तलाकशुदा है या परित्यक्ता है तो विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश या डिक्री है वो उस तारीख तक, जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं उससे पहले का अनिवार्य रूप से आप अपने पास रखें। अपलोड भी करना पड़ सकता है और नहीं तो अपने पास रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये अनिवार्य होगा और इसके आधार पर आपका सिलेक्शन है वो खारिज हो सकता है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप कैटेगरी का फ़ायदा ले रहे हैं वो कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपके पास में जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख तक या फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक आपके पास में होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए है और इसके लिए भी सर्टिफिकेट जो भी है वो आपके पास में होना जरूरी है। एक वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाता है और 2 साल को इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो वो आप नियम जो भी नियम है वो देख लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो भी आरक्षण है उसमें भूतपूर्व सैनिकों के पदों में जो भी है वो पूरा डिटेल्स में इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो ये पूरी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संबंध में भी जो भी 2% आरक्षण है वो इस दिया जाएगा और जिसमें कौन कौन से उत्कृष्ट खिलाड़ी में शामिल होंगे तो वो भी इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है या एशिया ओलंपिक परिषद है या दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, इनके जो भी या राष्ट्रमंडल खेल परिषद, इन जो संस्थाएं हैं इनके में भाग लिया हुआ या इनके जो खिलाड़ी है जिसमें भारतीय टीम के रूप में प्रतिनिधित्व किया हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये तो वो होंगे। या स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में किसी नेशनल गेम्स में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो तो, या जो भी शर्तें हैं वो आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। दिव्यांगजनों के लिए भी जो भी नियमानुसार 4% आरक्षण है वो सीटें वैसे भी जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है उसमें शो की गई है। इसके अलावा जो अनुसूचित क्षेत्र के नॉन टीएसपी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है कि वो स्वयं या उनका परिवार है जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ हो तो उनके माता पिता पूर्व में उस क्षेत्र में रह रहे हो या अन्य जो भी शर्तें हैं वो नियमानुसार सभी जो भर्तियों में लागू होती वो है। अब इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो इसमें भारत के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या के द्वारा एक तो डिग्री होनी चाहिए, यानी BA BSc या BCom वगैरह जो भी डिग्री है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी अन्य संस्थाएँ जैसे लागत और संकर्म लेखाकार संस्था कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो या अन्य जो भी भारत में स्थापित जो भी विश्वविद्यालय वगैरह है या पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा वगैरह हो तो ये पूरी आप एक बार देख लें। और इसके अलावा अन्य जो योग्यताएँ कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र सही होना चाहिए, जिसके लिए वो लास्ट में आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी पेश करना पड़ेगा। इसके अलावा भारतीय, नेपाल के प्रजाजन, भूटान के प्रजाजन और तिब्बत शरणार्थी वगैरह वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु विशेष रूप से देखें तो आयु 21 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा जो भी कैटेगरी वाइज सीटें हैं उनमें आरक्षण होगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी सामान्य रूप से जैसे 40 साल है तो 3 वर्ष का मतलब 40 + 3 43 43 ईयर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैटेगरी वाइज आरक्षण है जिसमें
राज्य के मूल निवासी जिसमें कमज़ोर वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एसटी, एससी, शहरिया वगैरह, इनको 5 साल की छूट है पुरुषों को। महिलाओं की अधिकतम आयु में 5 साल की छूट है। इसके अलावा अन्य जो भी महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। और नियमानुसार जो भी कैटेगरी वाइज, जैसे राजस्थान के जो भी सेवारत कर्मचारी वगैरह है उनकी हैसियत से अगर काम कर रहे हैं तो उनको 40 वर्ष अधिकतम आयु होगी। और इसके अलावा जो भी पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य वगैरह में काम कर रहे हैं उनको भी 40 होगी। तो वैसे भी इसमें 40 साल की तो शुरुआत में ही दी हुई है कि आवेदक की आयु 40 वर्ष प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए। तो ये है। इसके अलावा जो भी अन्य जो है कैटेगरी वाइज जो भी आरक्षण की जो प्रावधान है वो पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा वेतनमान है तो L10 यानी पे मैट्रिक्स L10 इसका वेतनमान होगा। और जो भी परीक्षा काल 2 साल का होगा उस पर आपको फिक्स पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद में प्रोबेशन पूरा होने के बाद में जो नियमित वेतन मिलेगा। पेंशन है तो नई भर्ती या नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार जो भी पेंशन, जैसे अभी ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू होगी। विवाह पंजीयन है तो विवाह पंजीयन अनिवार्य है। और इसके जो भी प्रमाण पत्र वगैरह है वो आप तैयार रखें। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने की और अवधि की जो तारीख है तो पंजीयन शुल्क निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी ऑनलाइन माध्यम से 27/6 से यानी 27/6 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और 26/7/2023 यानी 26 जुलाई तक 1 महीने का आपके पास समय, 27 जून से लेकर के 26 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन फीस भरना और ऑनलाइन आवेदन की तारीख है दोनों सेम है। और उसके बाद में लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। और परीक्षा का जो आयोजन है वो संभावित तिथि 17/9/2023 है। इसके अलावा जो भी अगर कोई अपडेट होगी तो वो बोर्ड द्वारा दी जाएगी। प्रवेश पत्र है वो समय पे ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे, आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में है कि अगर कोई कार्मिक पहले से किसी नौकरी में है तो अपने नियोक्ता को इसके लिए पूर्व में अनुमति के लिए सूचित जरूर कर लें। और अनापत्ति प्रमाण पत्र परीक्षा के टाइम में या जब भी आपका रिजल्ट आए उस समय आपके पास में होना जरूरी है। तो अभी से अप्लाई कर दें तो परीक्षा होने तक आपके पास में अनापत्ति प्रमाण पत्र आ जाएगा। नियुक्ति और अयोग्यता कौन कौन सी होगी कि कोई ऐसा पुरुष जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी हो तो वो पात्र नहीं होगा। इसके अलावा कोई ऐसी महिला जिसने उस पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से जीवित पत्नी हो तो वो भी पात्र नहीं होगी। इसके अलावा जो भी राज्य सरकार के नियम है वो इसमें लागू होंगे। और अभ्यर्थी के जो भी प्रमाण पत्र है वो अगर वर्ग विशेष या किसी भी आरक्षित पद का लाभ तभी उसको दिया होगा जब उसके पास में मूल दस्तावेज होंगे, वो नियत तारीख तक के होंगे और वैलिड होंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो इसमें लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सामाजिक न्याय अधिकारिता के जाति प्रमाण पत्र सभी निर्देश के अनुसार ST SC का जो आवेदन है या जाति प्रमाण पत्र है वो जीवन प्रयुक्त होता है। जबकि OBC का संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा। क्रीमी लेयर नहीं होने संबंधी 3 वर्ष विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी सामान्य रूप से 1 साल का होता है लेकिन 2 साल इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह से क्रीमी लेयर नहीं होने का प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। और एक बार में क्रीमी लेयर नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में सत्यापित शपथ पत्र लेकर के 2 साल को इसको एक्सटेंड करके अधिकतम 3 साल तक उस प्रमाण पत्र को काम में लिया जा सकता है। यानी अगर 1 साल का पुराना है तो उसमें शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा EWS का जो भी सर्टिफिकेट है जिसमें इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है उसकी भी वैधता अवधि 1 वित्तीय वर्ष की होती है। लेकिन उसको भी शपथ पत्र के आधार पर 2 साल तक एक्सटेंड करके अधिकतम 3 साल तक उसको उपयोग में ले सकते हैं अगर वो उस दायरे में आ रहे हो तो। इसके अलावा जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी या परित्यक्ता विधवा महिला वगैरह उसकी जो भी डिग्री है, जो भी न्यायालय से डिग्री है वो होना जरूरी है। संतान संबंधी प्रमाण पत्र के लिए घोषणा है वो भी आपको देनी पड़ेगी। चरित्र प्रमाण पत्र अपनी अंतिम संस्था का अच्छा होना उसमें ज़रूरी है, कम से कम अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पोस्टिंग होती है, उस समय ये कई बार ये समस्याएं पैदा करती है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि अंतिम शैक्षिक संस्था का प्रमाण पत्र आपके पास में होना ज़रूरी है। और अन्य जो भी इसमें अगर कोई दिव्यांग या कैटेगरी के ब्लाइंड कैंडिडेट है तो उनको श्रुत लेखी सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया यानी जो फॉर्म भरने के बाद में किन किन बातों में संशोधन होगा और किन में नहीं होगा। तो जो OTR होगा उसमें संशोधन नहीं होगा। तो इसमें OTR में क्या क्या चीज़ें होगी तो जैसे ऑनलाइन आवेदन में स्वयं के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी, दिव्यांगता श्रेणी, लिंग, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन कर सकते हैं। यानी इन चीज़ों में संशोधन नहीं होगा। नाम में, पिता के नाम, माता के नाम में, आपकी श्रेणी में, दिव्यांगता में, लिंग में, जन्मतिथि वगैरह में। तो फिर बहुत कम
पॉइंट से जिसमें संशोधन किया जा सकेगा। तो इसके लिए कोशिश करें कि जब भी आप OTR करें उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सही कर लें, ताकि आपके नाम में माता पिता के नाम में कोई भी मिसमैच नहीं हो। और उसके बाद में भी अगर कोई किसी दूसरे इनके अलावा अगर संशोधन करना चाहें तो जो अंतिम तारीख है 26 जुलाई से के बाद में, तो उसके बाद में 7 दिन तक आप 300 रुपये का चार्ज करके आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। और ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। अगर गलत सूचना अगर देते हैं तो आपके खिलाफ में जो भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जो पाठ्यक्रम या किस तरीके से होगा, स्कीम क्या होगी, तो जो सिलेबस जो परीक्षा होगी वो उसके 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहला पत्र और दूसरा पेपर। पहले भाग में लिखित परीक्षा है जिसमें हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। अधिकतम अंक इनके 75 होंगे और 450 अंकों का ये फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें प्रश्न 25 कुल मिलाकर के 6 पेपर के 150 प्रश्न होंगे और 2 घंटे 30 मिनट का इसमें समय होगा। और जिसमें गणित और कंप्यूटर के जो मूल सिद्धांत को छोड़ करके जो सेकंड स्तर के होंगे, यानी जो गणित और कंप्यूटर है वो सेकंड स्तर की होगी, यानी 10वीं लेवल की होगी। इसके अलावा जो भी सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी वगैरह है, ये सारे सीनियर सेकंड यानी 12वीं स्टैंडर्ड के होंगे। दूसरा जो पार्ट होगा पेपर का, या दूसरा जो पेपर होगा वो उसमें लेखा बही खाता यानी बुक कीपिंग वगैरह, लेखाकर्म, व्यावसायिक पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र और राजस्थान सेवा नियम खंड रूल्स जो भी सेवा नियम के हैं, ये सारे होंगे, जिसमें 75 + 75 मार्क्स होंगे। इस तरह से इनमें भी जैसे 75 नंबर के सभी होंगे। और इस तरह से ये पेपर भी 450 अंकों का होगा और 150 सवाल होंगे और इसका भी समय 2 घंटे 30 मिनट होगा। और क्रमशः 5 और 6 यानी जो राजस्थान सेवा नियम खंड है 1 और 2, इनमें जो भी उल्लिखित विषयों को छोड़कर प्रश्न पत्र स्नातक स्तर का होगा, यानी जो व्यावसायिक पद्धति, लेखा परीक्षा वगैरह, इनमें है स्नातक लेवल के पेपर होंगे। बाकी ये राजस्थान सेवा नियम है, इसके आपको पता ही है, इसके लिए अलग से जो भी नियम है वो फिक्स है। तो ये तो था सिलेबस। अब इसमें मैक्सिमम मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स है, तो जो हर एक पेपर है वो 450 अंकों का होगा और प्रत्येक सही करेक्ट आंसर के लिए 3 अंक होंगे और इनकरेक्ट यानी जो गलत अंक है उसके लिए 1 नंबर है डिडक्ट होगा यानी माइनस होगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स विशेष रूप से आप देख लें कि मिनिमम 35% इन पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र में मिनिमम 35% अंक अनिवार्य है और 40% इन एग्रीगेट, और कुल मिलाकर के दोनों पेपरों में 40% अंक होना जरूरी है, अन्यथा आपका जो क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रत्येक पेपर में कम से कम 35 और ओवरऑल 40। However, relaxation in the minimum marks up to 5% will be applicable to the ST और SC कैंडिडेट। यानी ST और SC के कैंडिडेट को यहाँ 35 की जगह 5% और 40 की जगह 5 यानी 5% का जो है छूट दी जाएगी। और देयर विल बी नो वाइवा वॉइस, यानी कोई भी मौखिक या वाइवा वगैरह नहीं होगा, इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। पाठ्यक्रम क्या होगा, तो हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, जो भी सामान्य हिंदी कंपटीशन में आती है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द वगैरह, ये सारे होंगे। इंग्लिश में टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स, प्रीपोजिशंस, इसके अलावा सेंटेंसेज है, करेक्शन इन सेंटेंस है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, और ये सारी सफिक्स, प्रीफिक्स वगैरह, ये है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स वगैरह, और कंप्रीहेंशन ऑफ द गिवन पैसेज है। इसके अलावा जो भी लेटर है, ऑफिशियल लेटर वगैरह, ये होगा। सामान्य ज्ञान में राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य वगैरह ये होगा। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का भूगोल होगा, जो सामान्य राजस्थान भूगोल से संबंधित है। राजस्थान की राजनीतिक अर्थव्यवस्था वगैरह होगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था होगी। समसामयिक घटना, करंट अफेयर्स राजस्थान के संदर्भ में होंगे। दैनिक एवरीडे साइंस में फिजिकल और केमिकल रिएक्शन वगैरह, जो 10वीं 12वीं तक का जो भी साइंस है, विशेष रूप से 10वीं में ये सारे टॉपिक्स लगभग कवर हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक वगैरह और ये एपीकल्चर वगैरह, सेरिकल्चर वगैरह, ये काफ़ी हद तक 10वीं तक का कोर्स है, तो ये होगा। गणित में आपके मैथ्स में जो नेचुरल नंबर्स है, रेशनल नंबर्स वगैरह, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, लाभ हानि या सिंपल और इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड, चक्रवृद्धि ब्याज, दूरी, समय वगैरह, टाइम, स्पीड वगैरह, ये सारे कलेक्शन ऑफ डाटा, जो भी ग्राफ्स वगैरह है वो है। इसके अलावा कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, विंडो, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी वगैरह, ये सारे चीज़ें होगा। इसके अलावा जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, जिसमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी से संबंधित होगा, बिजनेस मेथड से संबंधित होगा। इसके अलावा ऑडिटिंग से संबंधित जो भी टॉपिक्स है, और इंडियन इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक्स, और राजस्थान सेवा नियम RSR जो भी है उसके, ये सर्विस रूल्स जो राजस्थान के हैं, इनमें जो भी पॉइंट चैप्टर दिए हुए हैं ये आपको, और GNFR यानी जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट रूल्स है, पार्ट फर्स्ट, इसके जो चैप्टर है वो इसमें है, और सारा जो सिलेबस है बोर्ड की साइड पे भी दिया हुआ है। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, अंतिम तारीख क्या है, करेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा,
मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, कब तक फॉर्म भरेंगे, ये सारी डिटेल्स मैंने बता दी। और ये पूरी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें। हर कोई भर्ती या वैकेंसी जिसकी तुरंत नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट होगा तुरंत आपको सूचना मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।